तो हम लोग का जो अगला टॉपिक्स है जो आज हम लोग फिर बात करेंगे वह है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो इससे पहले हम लोग श्रेणी क्रम पार्श्वक्रम के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब क्या होगा कि हम लोग जो अगला जो बात करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, फिर इससे रिलेटेड जो हम लोग जूल का नियम है उसका भी डिटेल में जानेंगे, और श्रेणी क्रम पार्श्वक्रम का जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इससे पहले हम लोग जो है टॉपिक्स जो है विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है उसका पहले डिफिनेशन जान लेते हैं कि यदि एक विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा जो है पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में वह क्षैतिज होने लगता है। जैसे एक बात बोलते हैं कि जैसे हम लोग क्या था परिपथ में क्या लगा रहता है, बल्ब तो लगा ही रहता है, बल्ब, ठीक है। परिपथ में क्या लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है, ठीक। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस चीज का बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है। जो बल्ब का फिलामेंट रहता है वो क्या किस चीज का बना रहता है, टंगस्टन का। अब इसमें क्या होता है, जो मेरा ये टंगस्टन जलता है तब हम लोग का ऊष्मा होता है और उसके बाद लाइट देता है। ऊष्मा के साथ क्या होता है, लाइट हम लोग का आता है। अब यहां क्या होता है, ऊष्मा के साथ लाइट देता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब हम लोग का प्रतिरोध, जब हम लोग इसमें करंट परिपथ में किसी परिपथ में ये जुड़ा हुआ रहता है, जब करंट इसमें फ्लो होता है तब क्या होता है कि ये जो टंगस्टन होता है वह उच्च प्रतिरोध का होता है। ये क्या रहता है, उच्च प्रतिरोध का रहता है। केवल ये नहीं, इसके सिवा जब हम लोग आयरन देते हैं, आयरन जब हम लोग इस्त्री होता है जब आयरन देते हैं उसका बात बोलेंगे, या फिर हीटर का बात बोलेंगे, चाहे कोई भी हीटर रहे तो वह गर्म होता है। तो गर्म होने का कारण वही है कि जब उसमें विद्युत परिपथ में क्या होता है, प्रतिरोधक उसमें लगा रहता है और जब करंट उसमें फ्लो होता है तो सारा प्रतिरोध उसमें क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। जब ज्यादा प्रतिरोध उसमें इकट्ठा हो जाता है तो वह ऊष्मा के रूप में क्षयित होने लगता है, मतलब ऊष्मा के रूप में हम लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। जैसे हीटर में भी क्या होता है, वह गर्म हो जाता है, ऊष्मा के रूप में वह हम लोग के पास आना शुरू हो जाता है। बल्ब में भी वही होता है, टंगस्टन में जब अधिक वहां प्रतिरोधक जमा हो जाता है तब वहां क्या आता है, उसके बाद वहां ऊष्मा के साथ हम लोग को क्या मिलता है, लाइट मिलता है। उसी तरह से हीटर में भी क्या होता है कि वह उच्च प्रतिरोध लगा रहता है, हीटर का जो वायर होता है, तब हम लोग का जो करंट उसमें फ्लो होता है तो हीटर में वहां इकट्ठा होने लगता है प्रतिरोध। जब ज्यादा प्रतिरोध एक साथ वहां इकट्ठा हो जाता है तो वह क्या होता है, वह गर्म हो जाता है। गर्म हो गया मतलब हम लोग का ऊष्मा वहां से मिलना चालू हो गया। वही चीज बोल रहा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, मतलब हम लोग का तापन वहां से शुरू हो जाता है, हीट वहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब इसका जो फॉर्मूला होता है कि ऊष्मा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऊष्मा जो हम लोग का इकट्ठा हुआ वह एनर्जी हुआ एक प्रकार का। तो ऊर्जा जो होता है वह शक्ति गुना समय के बराबर होता है। तो इसका एक फॉर्मूला हो गया हम लोग का H = PT। P क्या है, पावर है, और T क्या है, मेरा समय है। तो इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स, और इस फॉर्मूला को हम लोग और आगे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग जानते हैं कि ये जो, इसको मिटा देते हैं, P जो होता है, P हम लोग का होता है V × I के बराबर होता है। तो हम लोग अगर H के जगह में अगर बैठा देंगे VI, और तो ये बन गया हमारा T, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं कि V जो होता है वह IR के बराबर भी होता है, ये ओम का नियम के द्वारा होता है, ठीक है। और ये पावर का फॉर्मूला हुआ। अब ये जो V होता है IR, तो हम लोग अगर V के जगह में IR डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया IR, और हम लोग के पास ऑलरेडी I और T है, तो I और I क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा। और ये हमारा एक और फॉर्मूला निकल गया। जो ये फॉर्मूला है इसी को हम लोग बोलते हैं जूल का नियम। इसको क्या बोलते हैं,
जूल का नियम बोलते हैं। अब जूल का नियम क्या बताता है? जूल का नियम क्या बताता है कि जो ऊष्मा होता है, जो ऊष्मा होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? आई स्क्वायर का। किसका होता है? आई स्क्वायर का। वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ऊष्मा जो होता है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यह जूल का नियम बताता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बताता है कि जूल का नियम क्या बोलता है कि ऊष्मा जो होता है वह धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, मतलब H जो होता है, H जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? आई स्क्वायर का। दूसरा क्या बताता है कि H जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R का, मतलब ऊष्मा जो होता है वह प्रतिरोध का समानुपाती होता है। तीसरा क्या बताता है? तीसरा भी बोलता है कि ऊष्मा जो होता है वह समानुपाती होता है किसका? समय का। और ये तीनों चीज को अगर हम लोग मिला देंगे तो हमारा ये बन जाएगा एक फॉर्मूला कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, और इसको हम लोग बोलते हैं जूल के तापीय नियम बोल सकते हैं, या जूल का नियम हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जूल का विद्युत धारा का तापीय नियम। अब आता है कि तापन जो प्रभाव होता है, तापीय जो प्रभाव होता है, हीटर, बल्ब, और क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्रेस बोल सकते हैं। प्रेस के लिए वांछनीय होता है, मतलब इसके लिए अच्छा होता है। इसके लिए क्या होता है? अच्छा होता है कि तापीय प्रभाव है, तभी तो हम लोगों को हीटर में गर्मी मिलेगा। जितना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा तभी तो हमको हीटर मिलेगा। प्रेस में भी तो हम लोग को जितना जल्दी गर्म होगा तब तो हम लोग प्रेस कर पाएंगे। तो इसके लिए वांछनीय होता है, मतलब अच्छा होता है। लेकिन अगर जब हम लोग बात करेंगे इसके अलावा कि बल्ब के रूप में अधिकांश ऊष्मा जो होता है वह प्रकट होती है, और कुछ भाग जो होता है प्रकाश उत्सर्जित भी होता है उसमें। और बाकी के लिए जो किसी के लिए जो प्रतिरोध होता है वह अवांछनीय होता है, मतलब उसके लिए हानिकारक होता है। बल्ब में क्या होता है, कुछ तो हम लोग को ताप मिलता है, कुछ प्रकाश के रूप में वह बाहर निकल जाता है। ये तीनों के अलावा इसमें दो चीज में तो हम लोगों के लिए वांछनीय होता है, मतलब बहुत जरूरी होता है, लेकिन बल्ब के लिए भी कुछ कुछ होता है। बाकी जो है, बाकी चीजों के लिए हम लोग को तापीय प्रभाव जो है वह ठीक नहीं है। ठीक है, वह अवांछनीय बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध रहेगा तो हम लोग को धारा ठीक से प्रभावित नहीं होगा, तो उसके कारण क्या होगा, ठीक से वह काम नहीं करेगा। तो इसी कारण से ये दो चीज के लिए ठीक है, बाकी के लिए ठीक नहीं है। ये विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है वो क्लियर है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि बात करेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। किसके बारे में ना? विद्युत शक्ति के बारे में। लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब जो होता है वह विद्युत बल्ब में किस जो इसका जो बना रहता है उसका फिलामेंट वह किस चीज का बना रहता है? टंगस्टन का बना रहता है। किस चीज का? टंगस्टन का बना रहता है। ठीक है, और ये जो होता है अधिक तापमान पर इसमें क्या होता है, इकट्ठा होता है। ताप जो होता है उसमें इकट्ठा होता है, फिर भी वह गलता नहीं है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वह उच्च होता है। और कितना होता है इसका गलनांक ना? वह 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना डिग्री सेल्सियस तक वह टंगस्टन जो है वह सहन कर सकता है। इससे ज्यादा होगा तब हो सके वह गलेगा। ये जो टंगस्टन का जो वायर है, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि और बल्ब में जो होता है
आर्गन गैस भरा जाता है और जो अक्रिय गैस होता है उसको भरा जाता है, क्योंकि जो बल्ब का जो आयु है उसको बढ़ाने के लिए। बल्ब में किस लिए भरा जाता है ना, बल्ब का जो आयु होता है उसको बढ़ाने के लिए कि ज्यादा दिन तक हम लोगों का चले बल्ब, इसलिए इसमें जो अक्रिय गैस होता है उसको इसमें डाला जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति के बारे में क्या होता है विद्युत शक्ति, तो अगला जो है हम लोग का क्या है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलेंगे। तो देखिए कि बल्ब जो रहता है, कुछ भी बल्ब लेते हैं दुकान जाते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि वाट, इतना वाट का बल्ब दीजिए, 9 वाट का भी CFL आया, 9 वाट का, 15 वाट का, 12 वाट का, इस तरह का वाट लिखा रहता है। ठीक है, तो वही जो है ना उस बल्ब का पावर है। ठीक है, वह क्या है, उस बल्ब का पावर है। चाहे वह ट्यूबलाइट लिए, पंखा लिए, कुछ भी लिए, तो उसमें वाट से हम लोग डिनोटेट करते हैं। उस चीज का जो हम लोग कुछ भी जो लेते हैं सामान, कुछ भी पदार्थ सामान खरीदते हैं, चाहे वो पंखा हो, बल्ब हो, तो उसका वह पावर को दर्शाता है वाट। तो वही है कि विद्युत शक्ति उसको शक्ति दर्शाता है। तो शक्ति का जो डिफिनेशन होता है, क्या होता है कि ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कि जितना वह ऊर्जा खपत करता है, जितना वह ऊर्जा लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का P = VI। अगर इसको देखें तो V बराबर हम लोग का ओम का नियम से क्या होता है कि IR भी होता है। हम लोग जानते हैं कि V जो होता है वह IR के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग V के जगह में IR डाल देंगे तो और एक फार्मूला हम लोगों को मिल जाएगा। V के जगह में IR तो हम लोग को क्या बन जाएगा, I² बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज देखें, अगर हम लोग बोल देते हैं कि चलिए I बराबर VR भी तो हो सकता है, तो अगर I के जगह में फिर से अगर हम लोग V/R अगर डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, P = ये हो जाएगा V² और यहाँ एक R, तो एक R कट जाएगा हमारा। तो फार्मूला, मेरा नया फार्मूला क्या बन जाएगा कि P = V²/R। ये मेरा 3 फार्मूला बना पावर का, 1, 2 और ये एक 3। ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा जो इलेक्ट्रिक पावर का सूत्र नहीं है, और ये तीनों ऑप्शन में रहेगा आपका, और एक ऑप्शन जो है वह अलग दिया हुआ रहेगा। इसी से रिलेटेड हो सके यहाँ R² कर दे या कुछ लिख दे, और ये तीनों फार्मूला वहां ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में दिया रहेगा, एक अलग रहेगा। और इसी से पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन जो है वह शक्ति का सूत्र को नहीं दर्शा रहा है। तो आपको देखना है कि कौन वाला जो है वह सूत्र सही नहीं है, उसी को सही माना है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन भी बनता है, न्यूमेरिकल से भी बनता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब जो है शक्ति का जो मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। अभी थोड़ा देर पहले बोले कि कोई भी बल्ब लेते हैं हम लोग दुकान से, तो वहां वाट से हम लोग बोलते हैं कि इतना वाट का बल्ब दीजिए, इतना वाट का बल्ब दीजिए। तो वही वाट जो है उसका शक्ति को दर्शाता है उस बल्ब का। ठीक है, या फिर कुछ दूसरा चीज का भी इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो उसमें भी जो उसका वाट जो होता है वही उसका शक्ति को दर्शाता है। अब आता है कि ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं kWh। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है वो क्या है, kWh है। उसको वाट बोलते हैं, शक्ति का यूनिट, और ये व्यवहारिक ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है वह kWh होता है। और यही kWh जो है हम लोग का बिजली बिल कितना आता है, क्या होता है, इसी से हम लोग का क्या होता है, गणना होता है। और 1 किलोवाट जो होता है वह कितना जूल के बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब आते हैं कि जो हम लोग घरेलू यूज करते हैं, मीटर में लगा हुआ रहता है, देखिएगा कि 1 किलोवाट रहता है तो कैसे बिजली बिल उठता है। तो जो 1 kWh होता है यही होता है हमारा 1 यूनिट। तो जितना हम लोग का kWh उठेगा, चाहे वह 10 kWh उठा है तो हो जाएगा 10 यूनिट, अगर 100 kWh उठा है तो हमारा हो जाएगा
100 यूनिट, इस तरह का हम लोग का बिजली बिल जो होता है वह यूनिट में गणना किया जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का विद्युत शक्ति के बारे में। तो आगे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे जितना सारा, चाहे वह सीरीज से हो, चाहे वो ओम का नियम हो, चाहे वह पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो, पावर से हो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से हो, सारा से रिलेटेड से हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे फिर बात करते हैं।